हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये इस टॉपिक की थर्ड वीडियो है, यानी कि थर्ड पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट आ चुके हैं, तो आप प्लीज़ जाके उनको देख लीजिए और उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कुछ अच्छा या कुछ एडवाइस या सजेशंस देने हैं। चलिए देखते हैं हमने अभी तक यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में आपको बताया मैंने। उसके बाद मैंने इनर्शिया और मास के बारे में भी आपको बताया सेकेंड वीडियो में। और उसके बाद जो थर्ड वीडियो है उसमें अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। और नेक्स्ट है जो अपन को अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, तो उसमें बेसिकली मोमेंटम हमें समझना होगा। ये रहा मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है सिंपली उसको क्या बोलते हैं अपन, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी आप देख पाओगे यहाँ पे मोमेंटम साफ साफ लिखा हुआ है। सो दिस इज मोमेंटम एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पहले ही बता चुके हैं। और अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कोई भी क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सकता है, यानी कि एनी थिंग विच कैन बी मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लाइक आप बाजार से आलू खरीद के लाते हो, सब्जी खरीद के लाते हो, तो आप उसको कुछ ना कुछ मेजरमेंट से ही लाते हो, यानी कि 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, आधा किलो। तो ये एक मेजरिंग क्वांटिटी है, इसको मास बोल सकते हैं। अगर आपने कुछ कपड़े वगैरह खरीदे हैं तो उसको आप, अगर अनस्टिच कपड़े आपने खरीदे हुए हैं, क्लॉथ खरीदा हुआ है, तो आप उसको मेजर करोगे 1 मीटर, 2 मीटर, 1.25 मीटर या 50 मीटर। सो फाइनली वो भी क्या हो गया, वो भी मेजरेबल क्वांटिटी है। तो लेंथ भी क्या हो गया, मेजरेबल क्वांटिटी है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है। डेंसिटी, मोमेंटम, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे के सारे जो है फिजिकल क्वांटिटी है। सो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज कहलाती हैं जिनमें अपन केवल मैग्नीट्यूड देते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और एक्स और डायरेक्शन दोनों के दोनों ही होते हैं। तो अपन समझते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड थिंग, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है मोमेंटम, तो अपन इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये अफेक्ट करता है मास और वेलोसिटी के साथ में। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे दो बंदे हैं, एक बंदा ये हो गया और एक बंदा ये हो गया, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं अपन राम और इसका नाम रख देते हैं अपन श्याम। अब सपोज करो कि राम का जो वेट है वो है 50 kg और श्याम का जो वेट है वो है 70 kg। अब जो राम है वो दौड़ रहा है, रन कर रहा है और किसी स्पीड से कर रहा है, तो उसकी स्पीड अपन मान लेते हैं 30 km/h, ठीक है। और जो श्याम है वो भी किससे मोशन कर रहा है, 30 kmph से, ठीक है, km/h। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो आपको मालूम है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर अपन यहाँ पे समझते हैं कि किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो देखिए अपन यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका जो मोमेंटम होगा राम का, विच इज इक्वल टू 50 × 30 kg/m/s। और इसका अगर अपन मोमेंटम निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 70 × 30, सॉरी। तो इसका कितना हो जाएगा, 70 × 30। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, इसका मोमेंटम आ जाएगा 70 × 30, ओके, किलोमीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ज़्यादा मोमेंटम किसका होगा, ऑब्वियसली श्याम का होगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो आप इसे समझ सकते हो कि मास इंटू वेलोसिटी जब अपन करते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको अपन ने नाम जो दिया है उसका नाम है मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। इसके अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट एप्लीकेशंस हो सकते हैं, उन सारे एप्लीकेशंस को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो मेन एम है, मेन गोल है, वो क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करना। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, चलिए अपन देखते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं दैट rate of change of momentum is directly proportional to applied force. So this is rate of change of momentum। देखिए कभी भी फिजिक्स में अगर रेट आ जाता है, अगर फिजिक्स में रेट आ जाता है तो आप टाइम को डिवाइड करोगे, दैट मीन्स मोमेंटम को अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। तो पी अपॉन टी इस पूरी क्वांटिटी को क्या बोलोगे आप, इस पूरी क्वांटिटी को बोलोगे आप रेट ऑफ
change of momentum, rate of change of momentum. Okay, so this is rate of change of momentum and this is directly proportional to applied फोर्स, यानी कि आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उसके मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज रखी हुई है और आपने उसको एक पुश किया, यानी कि उसको आपने एक धक्का दे दिया, तो वो मोशन में आ जाएगी। तो मोशन में आ जाएगी तो यानी कि उसका कुछ मास होगा और वो मोशन में आ गई, मतलब उसके पास क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। अब अगर आपने स्लोली पुश किया है तो वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएगा, यानी कि, और अगर आपने बहुत ज्यादा तेजी से पुश कर दिया तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो फाइनली मोमेंटम ज्यादा किसका होगा, जब अपन ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा स्पीड से वो आगे जाएगी। और इसी को अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि मोमेंटम चेंज होगा लेकिन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। यानी कि आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा मोमेंटम आएगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम मोमेंटम आएगा। अब अपन को यहाँ पे एक इक्वेशन ड्राइव करना है विच इज इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। अपन देखते हैं ये कैसे आता है। तो बड़ा सरल है, यहाँ पे अपन ने समझना है इसको कैसे। तो अपन ने अभी भी बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो अपन मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी अपॉन टी। सो दिस v अपॉन टी विल बिकम a, दिस v अपॉन टी विल बिकम a, बिकॉज आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्सेलरेशन, सो बेसिकली वी कैन राइट लाइक इक्वल, यहाँ पे इक्वल का साइन आया तो कोई कांस्टेंट आएगा k और v अपॉन टी हो जाएगा a। k अगर ऐसा यूनिट में 1 मान लेते हैं अपन, ऐसा यूनिट में k की वैल्यू क्या मान लेते हैं अपन, k इक्वल टू 1। अगर k इक्वल टू 1 मान लेते हैं अपन ऐसा यूनिट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल F इक्वल टू एम ए। इसको दोबारा से अपन देखते हैं बहुत अच्छे से, दैट F इज इक्वल टू के एम ए। अभी ऐसा यूनिट में k कांस्टेंट है तो k की वैल्यू अपन मान लेते हैं 1। तो अगर k की वैल्यू ऐसा यूनिट में 1 है तो F इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, एम ए। इसका डेरिवेशन कई बार आपसे पूछा जाता है, बड़ा सिंपल डेरिवेशन मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो किस तरीके से आपको करना है आप समझ चुके होगे, इस वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो दोबारा से। अब अपन को समझना है कि दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसके स्टेटमेंट आपको याद करना है। स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप पुश करोगे उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम का डायरेक्शन भी होगा, यानी कि उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूव करेगा। बड़ा सिंपल सा है, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो अगर आप किसी फुटबॉल को पुश करते हो आगे की ओर तो उसका मोमेंटम भी आगे की ओर होगा, क्योंकि आपने पुश किया यानी कि फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगी, मोशन करेगी। ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगी। दैट्स वाई मोशन की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी, और मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तभी मोशन हो रहा है। बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी चीज स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए, वो भी एक्सटर्नल। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अपन आ जाते हैं वापस से अपनी स्लाइड पे, और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन देखते हैं वो क्या है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे पूरे के पूरे अर्थ में केवल दो ही चीजें कंजर्व हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी और मोमेंटम। तो मोमेंटम बेसिकली मास में ही मास ही होता है एक तरीके से, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व होता है, और ये जो मोमेंटम है इसका कॉन्सेप्ट आप 11th में रॉकेट प्रोपल्शन में पढ़ते हो, तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंटली समझना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, यानी कि मास को अपन क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को अपन क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और लॉ ऑफ मोमेंटम, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा किसी भी सिस्टम का वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। अभी भी मैंने यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया है, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। तो कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर, स्ट्राइक। ठीक है, तो जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उसके पहले जो भी मोमेंटम होगा उसके बाद भी वही मोमेंटम होगा। फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे इसके लिए, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे अपन ड्राइव करते हैं, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता हूँ मैं। सपोज करो कि यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा। इस ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं अपन ए और इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया अपन ने बी। ठीक है, ये दोनों ही दोनों मोशन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। अब इसकी स्पीड ज़्यादा है, मान लेते हैं इसकी स्पीड है यू ए और इसकी स्पीड हो जाएगी यू बी। इसका मास हो जाएगा एम ए और इसका मास हो जाएगा एम बी। तो फाइनली इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू एम ए इंटू यू ए, और इसका मोमेंटम हो जाएगा पी बी इक्वल टू एम बी इंटू
यू बी। सो फाइनली दिस इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अब अपन मान लेते हैं कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। यू ए क्या है, ग्रेटर है यू बी से, यानी कि ए की स्पीड ज़्यादा है बी की स्पीड से, तो क्या होगा, ये इसको टकरा देगा, मतलब कि टक्कर हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा। तो बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम कितना हो गया, बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम कितना हो गया, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पे कि बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा। यहाँ पे वो हो जाएगा आपका बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम हो जाएगा, बिफोर कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा वो होगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। एंड जब वो टकरा जाएंगे तो टकराने के बाद उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी, टकराने के बाद उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो चलिए अपन देखते हैं, ये वाला आपको स्टेटमेंट याद रखना है, दिस इज द टोटल कोलिजन ऑफ बिफोर मोमेंटम, ठीक है, टोटल कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी बिफोर मोमेंटम, बिफोर कोलिजन, ठीक है, टोटल मोमेंटम है ये। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं आफ्टर कॉलिजन क्या होगा। तो आफ्टर कॉलिजन मान लेते हैं कि ये आफ्टर कॉलिजन, ये जो दो ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये बी है, टकराने के बाद इनकी स्पीड में चेंजेस आएंगे। तो इसकी स्पीड अपन मान लेते हैं आफ्टर कॉलिजन वी ए और इसकी मान लेते हैं वी बी। इसका मास हो जाएगा एम ए और इसका मास वही रहेगा क्योंकि मास तो चेंज होगा नहीं। तो दिस इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, दिस इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन ऑलवेज इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन कितना था, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये हो जाता है पूरा का पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको इसी तरीके से ड्राइव करते हैं, आप लोग अपने बुक में देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले नंबर आपको बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम निकालना है और उसके बाद आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम निकालना है और इसको बाद में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, इक्वल में रख देना है, इक्वेट कर देना है, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें मिल जाएंगे एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में, बिटवीन द बुक भी हो सकते हैं वो, तो जो जिनमें इस फॉर्मूले का यूज़ होगा, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आपको याद रखने चाहिए। तो वो क्या हो सकते हैं मोमेंटम के, तो चलिए अपन देख लेते हैं वो वाले पॉइंट्स भी। तो पहला नंबर जो पॉइंट है वो क्या है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो जब वो स्टार्ट करेगी मोशन में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। कोई भी चीज़ अगर पहले से रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और जब वो चलना स्टार्ट करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। वो कुछ भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कैसे होगा, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। बिना फोर्स अप्लाई किए अपन इसको मोशन में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ क्या याद रखनी है अपन को कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो उसका हमेशा जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट टू मोशन में आती है तो यू ऑलवेज इक्वल टू जीरो, यू ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसका अपोजिट अगर अपन दूसरा पॉइंट समझते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि कोई भी चीज़ अगर मोशन टू रेस्ट में आती है, मोशन टू रेस्ट में आती है, तो मोशन पहले से वो कर रही थी किसी भी स्पीड से, वो अपन को पता नहीं है, लेकिन जब वो रेस्ट में आ जाएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। और मोशन से रेस्ट में आने के लिए भी कोई ना कोई फोर्स चाहिए रहेगा, और वो फोर्स ज़्यादातर टाइम पे अपन क्या मानते हैं, अगर कोई चीज़ अपने आप लुढ़कते लुढ़कते रुक जाती है, यानी कि मोशन से अपने आप रुक जाती है, आपने किसी फुटबॉल को पुश किया हल्के से और वो कुछ दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया और रुक गई, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अपन को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मालूम है। अपन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ पे मोशन टू रेस्ट। तो मोशन टू रेस्ट में अगर आता है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, रेस्ट टू मोशन में आता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए ये बड़े ही काम आएंगे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या हो सकता है हमारा। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके जो व्हाट यू हैव लर्नड है, तो इसमें जो आपके एनसीईआरटी में लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं वो पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसको आपको एज इट इज वर्ड टू वर्ड एज इट इज याद कर लेना है। सेकंड वाला जो है वो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आपको जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं 7 to 8 पॉइंट्स सारे के सारे लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लर्न हो जाते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं
बोलूँगा आपको, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट को याद करने में, समझने में प्रॉब्लम आती है, देन यू प्लीज़ कमेंट, मैं आपको बताऊँगा। और ये वीडियो यहाँ पे अपन कंप्लीटली खत्म करते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बचा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद अपन ने एक डेरिवेशन भी अपन को सॉल्व करना है, जिसको अपन इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे 1 2 माइनस 2 1, है ना, फोर्स अप्लाइड ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑन बाय सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसका डेरिवेशन अपन सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो प्लीज़ आप देखिए पूरा का पूरा और कमेंट कीजिए कैसी लगी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।